Good morning to all students of Motion Education Private Limited. My name is Gaurav Singh Jhala, Faculty Social Science, Motion Education Private Limited. अब जो हमने कल एक लेक्चर देखा था, आज उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब कल से पढ़ रहे हैं तो रेगुलर जो वे ऑफ कंटिन्यूशन में जो है उस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जो हमने कल देखा था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, काफ़ी लंबी बात की थी कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्स जो भी हमारे आसपास चीज़ें चल रही हैं वो रिसोर्स हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ विद द मीडियम ऑफ दिस डिजिटल बोर्ड, ये डिजिटल बोर्ड भी किसी ना किसी मटेरियल से बना होगा। इसकी ये जो स्क्रीन है ये किसी ना किसी मटेरियल से बनी होगी, चाहे फाइबर हो सकता है, चाहे इसके अंदर जो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हार्डवेयर में लगे होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लगी होगी। हर एक यूजफुल मीनिंगफुल चीज़ जो ऑब्जेक्ट को रन कर रही है, चाहे आप देखो कि आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हो। सबसे बेसिक एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का क्यों लेता हूँ बार बार, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बनाने के जो पैटर्न है, बनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। कहीं जल पे आधारित पन विद्युत ग्रह के आधारित इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कहीं कोयले के आधारित बनाई जा रही है, कहीं सोलर से बनाई जा रही है, कहीं विंड से बनाई जा रही है। इसमें आप क्या क्या देखते हो, इसमें पोटेंशियल रिसोर्सेज भी हैं यानी सोलर एंड विंड, जियोथर्मल। इसमें कन्वेंशनल रिसोर्सेज भी हैं लाइक कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इसके अलावा भी जो आप देखते हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्रीट डेवलपमेंट, जो आप सिविल इंजीनियरिंग देखते हो, हर एक चीज़ रिसोर्स पे जुड़ी है। और जो हम क्लास 10 के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि सबसे बेसिक रिसोर्स जो है वो है लैंड, ज़मीन। ज़मीन जिसके ऊपर डेवलपमेंट होता है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो रोड हो, हाईवेज हो, रेलवेज हो, प्लानिंग हो, फार्मिंग हो, क्रॉपिंग हो, वो सारी चीज़ें बेसिकली, वो सारी चीज़ें जो आप एक डेवलपमेंट के लिए देखते हो। अच्छा, डेवलपमेंट बेसिकली क्या है? डेवलपमेंट का मतलब हमेशा ये नहीं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अच्छे अच्छे साफ साफ बड़े बड़े शहर, बहुत सिंक्रोनाइज वे में बने हुए रोड। डेवलपमेंट बेसिकली वो नहीं है। डेवलपमेंट जो हम अगर क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर में भी जाएं कि हर व्यक्ति का अपना एक डेवलपमेंट का स्कोप होता है, हर व्यक्ति की डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। खैर वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बट ये हमने कल तक देखा था कि डेवलपमेंट में हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखे थे जो बेसिक्स हैं, जो इनिशियल लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, इनिशियल लेवल पे जो हमें चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, उसके टाइप्स ऑफ जो रिसोर्सेज हैं वो हमने कल बात की थी कि उसमें बायोटिक, ए बायोटिक, ठीक है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में भी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, रिन्यूएबल में कौन सी होती हैं, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चंस का रेफरेंस लिया था जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से पूछे जाते हैं कि नेशनल रिसोर्सेज क्या हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हैं। नेशनल रिसोर्स जो एक भारत की परिधि के अंदर पाए जाने वाले वो सारे रिसोर्स, चाहे माइंस हैं, चाहे मिनरल्स हैं, चाहे फ्लोरा एंड फोना है, वो सब भारत की क्षेत्र या भारत के न्याय क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। इंडिया उस पूरे अधिकार क्षेत्र पर अपना जो रिसोर्स है उसको कंट्रोल कर सकता है। फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा था इंटरनेशनल रिसोर्सेज का। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? बहुत कॉमन सी बात है, अगर इंडिया को इंडिया की सीमाओं के अंदर से कोई चीज़ निकालनी है तब तो बात समझ में आती है कि नेशनल रिसोर्सेज है। इंडिया के बाहर अगर इंडिया कोई एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी करना चाहता है, चाहे कोई माइन है, चाहे कोई मिनरल है, चाहे किसी भी तरीके के कोई एक्सप्लोरेशन उसको करना है, ठीक है, तो उसे परमिशन लेनी होगी एक पर्टिकुलर बॉडी की, ठीक है। नेट ग्रोन एरिया, कल्चरेबल वेस्टलैंड, फैलो लैंड, ये हमने कल बात की थी। वो ज़मीन जिसको छोड़ दिया जाए एक एग्रीकल्चर ईयर के लिए और अगले साल फिर उस पर खेती कर ली जाए। यानी फॉर एग्जांपल कि 2019 में तो एग्रीकल्चर किया गया था उस लैंड पर, एक फार्म के ऊपर, ठीक है, लेकिन 2020 के अंदर उसके ऊपर फार्मिंग की एक्टिविटी नहीं की गई, ठीक है, उसको 2020 में छोड़ दिया गया। देन 2021 में वापस उसको इंक्लूड किया गया फार्मिंग में, दैट इज फैलो लैंड। तो फैलो लैंड क्या होती है? जिसको वन एग्रीकल्चर ईयर के अंदर छोड़ दिया जाए, दैट इज फैलो। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड मतलब जो कि 5 साल से ज्यादा छोड़ी जा चुकी है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, और अब उसको यूज नहीं किया जा रहा है ड्यू टू द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी उसकी रिड्यूस होती जा रही है, उसको अब हम यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर नाउ? तो इसके बेसिस पे हमने देखे थे ऑनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है, जो कि किसी व्यक्ति के अपने होते हैं, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्स जो कुछ शेयर करती है कम्युनिटी, ठीक है। देन हमने बात की थी नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्सेज की, EEZ। इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है? तो भारत के ओशन एरिया में जो भारत मिनरल एक्सट्रैक्शन करता है, आफ्टर कितने माइल्स? 12 नॉटिकल माइल्स। एक नॉटिकल माइल्स में अप्रोक्सीमेट 1.16 किलोमीटर होते हैं, तो लगभग 22 किलोमीटर
तटीय क्षेत्र से, तटीय रेखा से 22 किलोमीटर दूर तक इंडिया इंडिपेंडेंटली माइनिंग कर सकता है या एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज कर सकता है। क्लियर। अब बात आती है कि सर ठीक है, आप यहाँ तो 22 किलोमीटर का एरिया बोल रहे हो, इसके आगे अगर जाना है, ठीक है, अगर इससे ब्रॉड वे में जाना है तो वहां क्या हो जाता है, वो EEZ, जहां इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। क्लियर। देन हमने बात की थी रियो समिट, अर्थ कन्वेंशन, अर्थ समिट जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। अर्थ समिट क्या होती है? अर्थ समिट जुड़ा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। पहले तो बेसिक सिंपल कनेक्शन यही रखना कि बेसिकली अर्थ समिट जो है, अर्थ समिट इज रिलेटेड टू रियो कन्वेंशन। तो ये तो एक सिंपल सा आपको याद रखना है ताकि आपको ये चीज याद रहे। और रियो कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, तो बेसिकली कनेक्ट्स करके चलेंगे अगर कॉन्सेप्ट्स को तो याद रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर रहे थे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पे। कुछ क्वेश्चंस आज दिखाऊंगा कि ये रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, रिसोर्स डेवलपमेंट, ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। भारत सरकार डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के अंदर किस पैटर्न को फॉलो करती है। तो जो डायग्राम हमने देखा था प्रीवियसली यहाँ पर, इस डायग्राम को दिमाग में रख के आप आंसर मेकिंग कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो। देखो बोर्ड में मार्किंग सिस्टम या लिखने को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है विद द एप्रोप्रिएट पॉइंट्स। ठीक है, नाउ अब इस सेक्शन को जो हम आगे लेके चलेंगे, लैंड, हमने बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्लब ऑफ रोम, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, आर कॉमन फ्यूचर, ब्रुकलिन कमीशन। तो इस तरीके से अगर पॉइंट्स में याद रखोगे तो ये पता रहेगा कि इस सेक्शन में क्या था, क्या क्या था। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या था, अच्छा उसमें क्लब ऑफ रोम था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सबसे पहले जिन्होंने स्टार्ट किया था। हाँ, उसमें गांधीयन फिलॉसफी आधारित एक बुक भी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, शुमाकर की। देन उसके अंदर ब्रुकलिन कमीशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने सबसे पहले एक थीसिस दी थी, आर कॉमन फ्यूचर, जिसके बेसिस पे हमें ये पता है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम आगे लेके जाएंगे। अभी यूनाइटेड नेशंस का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक पूरा प्रोजेक्ट है, 2002 से 2020 तक के 18 ईयर्स के इनके गोल्स थे। जैसे कि ओशंस का जो वाटर लेवल बढ़ रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, उसको रिड्यूस किया जाए। emissions of hazardous gases into the atmosphere that should be reduced with a permissible level। permissible level मतलब आज से 50 साल पहले जितना emissions था उतना ही अभी रखें ताकि रिड्यूस करें। यानी जो प्रोडक्शन है और जो कंबल्शन हो रहा है बेसिकली गैसेस का, वो एटमॉस्फेयर में फ्रीली ना जाए, जैसे जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी 1950 या 40 में तब हो रहा था। क्लियर। चलिए अब आज जो हमारा बात करेंगे नेट सोन एरिया। कल हमने बात की थी, कल हमने कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की थी। एक तो बात की थी हमने फैलो लैंड, ठीक है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। फैलो वो ज़मीन जिसको छोड़ा गया है एक एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए, ठीक है। दूसरा है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड मतलब 5 ईयर से ज़्यादा जो छोड़ दी गई है। अब यहाँ देखो अनकल्टिवेटेड लैंड जिसको हम बैरन बोलते हैं या बेसिकली क्या बोलते हैं, बंजर या फिर वेस्ट लैंड, पहाड़ है या उसके ऊपर डेजर्ट है, तो उसको आप एग्रीकल्चर में नहीं ला सकते हो। रिमेंबर इस चैप्टर के अंदर हम लैंड एज अ रिसोर्स जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली एसेट या फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड मतलब वो जमीन, देखो अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर 7, 8, 9 ये 2007, 8, 9 का एक सर्वे है भारत सरकार का, 13.27, 13.7, 12.76, यानी कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड भी कम हो रही है। जो भारत की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें धीरे धीरे लोग कल्चरेबल वेस्ट लैंड को भी एग्रीकल्चर के किसी ना किसी उपयोगिता में ले रहे हैं, ठीक है। यानी लैंड पे लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। देन फैलो लैंड, ये हमने बात की थी, पहले लोग खेती में 1-1 साल का गैप देते थे ताकि जो रिप्लिश है सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ सके, उस पर प्रेशर ना हो और उसमें डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है। अलग अलग किसान होते हैं, बहुत सिंपल सी बात समझो यार कि एक किसान गरीब किसान है, एक किसान थोड़ा सा रिच है और एक बहुत अमीर है जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। जो एक पुअर फार्मर है, पुअर फार्मर बेसिकली ज़्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या मेथड्स जो हैं इन ऑर्गेनिक फार्मिंग के वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता है, ही इज़ लिमिटेड टू हिज स्कोप। तो कई बार वो लगातार खेती करता है और थोड़ा मुनाफा कमाता है, धीरे धीरे जब उसकी सॉइल की जो एक प्रोडक्टिविटी है वो जब कम होती है, जब अनाज लगातार कम हो रहा है, मान लो कि 2018 में एक किसान को 100 बोरी अनाज हुआ, देन 19 में मान लो 95 हुआ, धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन पैदावार कम हो रही है ड्यू टू द लेस फर्टिलिटी। तो वो क्या करेगा, बेसिकली अपनी ज़मीन को छोड़ेगा और फिर उसको 1 साल उसमें उर्वरक खाद डालेगा और फिर उसको रिप्लीश होने के लिए टाइम देगा। क्लियर। तो फैलो लैंड उस कैटेगरी में जाता है। तो फैलो इज जस्ट 1 ईयर, ये याद रखना, डिफरेंस यही है 1 ईयर का। क्लियर।
और टोटल क्रॉप्ड एरिया जिसको हम कहते हैं नेट सोवन एरिया, पूरे भारत में एक साल में कृषि का पैदावार उत्पादन क्षमता जितनी हुई है जमीन से, उसको नेट सोवन एरिया कहते हैं। द टोटल प्रोडक्शन एक्टिविटी फॉर एन वन पर्टिकुलर ईयर इज नोन एज नेट सोवन एरिया। नेट सोवन, सोवन मतलब उगाया गया, जिसको उगाया गया है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई भारत की टोटल। अब अलग अलग राज्यों में ड्यू टू देयर टोपोग्राफी, देयर इज अ डिफरेंट टोपोग्राफी इन डिफरेंट स्टेट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट जियो फिजिकल एप्रोप्रिएट फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार हर राज्य में अलग अलग पैदावार होती है। सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत होती है, पर सिक्किम का एरिया कम है, तो डेफिनेट सी बात है उसकी पैदावार कम होगी। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं लाइक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, ठीक है, त्रिपुरा, वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट ज़्यादा है, वेजिटेशन बहुत डेंस है, वहाँ पर फार्मिंग एरिया कम है। पंजाब हरियाणा फ्लैट लैंड्स में है, फ्लैट एरिया में है, एग्रीकल्चर के लिए अप्रोप्रिएट वाटर है, तो बहुत ज़्यादा इरीगेशन होता है, बहुत ज़्यादा फार्मिंग होती है। तो राजस्थान, गुजरात थोड़ा ड्राई रीजन में चले जाते हैं तो फार्मिंग थोड़ी सी कम होती है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट पैटर्न कि अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग जो एरिया है लैंड प्रोडक्टिविटी कम कैसे होती है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके ऊपर, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज एंड अलोकेशन ऑफ सस्टेनेबल मैनर। यानी रिसोर्सेज का अलोकेशन, रिसोर्स प्लानिंग एक एसेंशियल पार्ट है ताकि आप आने वाले फ्यूचर में भी रिसोर्स प्लानिंग करो। रिसोर्स प्लानिंग की जो स्टेप्स की आपको पता है, सबसे पहले असेसमेंट यानी कि सर्वे, सबसे पहले सर्वे किया जाएगा, देन मैप किया जाएगा कहाँ पर रिजर्व्स हैं, कितनी क्वांटिटी में रिजर्व्स हैं, ठीक है, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाया जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट किया जाएगा, टेक्निक लाई जाएगी उसको। भाई टेक्निक क्या होती है? बहुत आसान है। हम बॉक्साइट निकाल रहे हैं, एल्यूमिनियम का एस्क, एल्यूमिनियम के एस्क को, एल्यूमिनियम को अलग करके उसके जो अलग मेटल्स मिल रहे हैं उसको अलग फिल्टर कर रहे हैं। स्मेल्टिंग करना, स्मेल्टिंग होता है ना जो हम पढ़ते हो केमिस्ट्री में, स्मेल्टिंग मतलब एक तत्व को अलग किया दूसरे तत्व से। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ऐसा तो नहीं कि बॉक्साइट को सीधे के सीधे यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर अगर कोई भी चीज आपको रॉ फॉर्म में मिल रही है तो मिश्रित फॉर्म में, तो उसको अलग करने की टेक्नोलॉजी तो विकसित की होगी ना ह्यूमन ने, तो वो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी बनाया जाएगा। टिस्को का मैंने एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, देन व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, इसके अंदर भी आप ये चीज डाल सकते हो, अलग अलग वे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो फैक्टर्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग क्या है? क्लियर? देन which measures are taken globally to reduce and generate justiciable uses of resources and renewable resources, right? 4 institutional efforts, इसमें क्या जाएगा? क्लब ऑफ रोम जाएगा, सस्टेनेबल जो बुक्स का जो मैन था ब्रुकलैंड कमीशन जाएगा, वो आप इसमें सजेस्ट कर सकते हो जो बुक में दिया गया है। क्लियर? तो अलग अलग नेचर ऑफ क्वेश्चंस उस अकॉर्डिंग मिलते हैं। अब बात करते हैं लैंड, जमीन। ज़मीन या लैंड वो चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है। अच्छा, आप अक्सर एक चीज़ पढ़ते होंगे कि जो आदिवासी एरिया है जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जो ट्राइबल बेल्ट है, ठीक है, ये ट्राइबल बेल्ट आज भी उसी वे ऑफ लिविंग को जी रही है जो हज़ारों सालों से इनका एक कल्चर रहा है, यानी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंसी, फॉरेस्ट में रहना। सिमलीपाल एक नेशनल पार्क है उड़ीसा में, सिमलीपाल में बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो सिमलीपाल नेशनल पार्क में एक किस्म की एक जड़ मिलती है। ठीक है, जैसे आपने देखा ना नारियल की रस्सी होती है ना, तो नारियल की जो रस्सी होती है उसको नारियल की जो जड़ें होती है सूखने के बाद उससे बनाया जाता है। ठीक है, वो एक तरीके का एक रोजगार है, वो एक तरीके का एक एम्प्लॉयमेंट है। ऐसी सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में, वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का, सेकंड लार्जेस्ट इन एरिया है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क में भी कुछ कम्युनिटीज रहती हैं जो कि बेसिकली दे आर बेस्ड प्रिमिटिव ट्राइब्स। प्रिमिटिव मतलब जो उसी एरिया में 1000 सालों से जिनका इतिहास है और वहीं रह रही हैं आज भी। प्रिमिटिव ट्राइब्स बोलते हैं इनको, प्रिमिटिव शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दे बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर एरिया। तो आज भी वो वहाँ पर मिलने वाली जंगलों में मिलने वाली एक फाइबर के ऊपर अपना जो रस्सी बनाने का काम उसको करते हैं। अब आज मान लो कि अगर उनके पास लैंड एक एसेट होता, तो क्या खुद की ज़मीन होती तो क्या उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता था? हो सकता था। तो लैंड एज एन एसेट हम क्यों पढ़ रहे हैं, रिसोर्स क्यों पढ़ रहे हैं? लैंड वो बेसिक रिसोर्स है जिस पर डेवलपमेंट है। अब जब वहाँ नेशनल पार्क बन गया सिमलीपाल में, तो उन ट्राइब्स को वहाँ से रिशफल किया जा रहा है, तो उनकी जो अर्निंग है फॉरेस्ट पे वो क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है, खत्म हो रही है। तो लैंड वो बेसिक रिसोर्स है जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है ड्यू टू दी पॉपुलेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन भी तो एक कॉज ही है ना, लैंड डिग्रेडेशन एक कॉज ही तो है ना। आप डिग्रेडेशन लैंड का अलग अलग लेवल्स में देखते हो। सबसे पहले तो एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है जो मानव रहित कारण है, मानव के द्वारा जनित, रहित नहीं, जो मानव के द्वारा जनित कारण है, जो मानव ने अपने एवोल्यूशन के बाद से पृथ्वी को
जो लगातार प्रेशराइज किया है माइंस के लिए, रिसोर्सेज के लिए, वाटर के लिए, फॉरेस्ट को क्लियर किया एग्रीकल्चर के लिए। तो लैंड डिग्रेडेशन का पहला कॉज है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, दैट इज विच इज डेवलप्ड बाय, विच इज बेसिकली जनरेटेड बाय डायरेक्ट एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस। क्लियर? नाउ लैंड डिग्रेडेशन अगर आप चैप्टर के कंसर्न में देखेंगे तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर कुछ कॉजेज बताए गए हैं, उनको आप याद रखना है। स्टेज एनटीसी स्टेज 1 के लिए भी काम होता है, स्टेज 2 भी, और बोर्ड में भी आता है। देखो सबसे पहले ओवर ग्रेजिंग। कभी तो आपसे सिंपल 1 मार्क में पूछ लिया गया व्हाट आर दी डिफरेंट रीजन्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। ठीक है, तो एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा जंगलों की कटाई एग्रीकल्चर के लिए, सेटलमेंट के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, तो वनस्पति को सीधे सीधे हटा दिया जाता है। बेचारे बोल तो सकते नहीं, पेड़ पौधे काटना शुरू करो, इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में काटना शुरू करो। क्लियर? ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, मैंने बताया था कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन बोवाइन एनिमल्स। बोवाइन एनिमल्स मतलब जो आपकी काव है, बफेलो है, बकरी है, कैमल है, जितने भी एनिमल है डोमेस्टिकेटेड बेसिकली। और भारत वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा तादाद है इन बोवाइन एनिमल्स की। ठीक है, तो इनके लिए चारागाह ऐसा तो है नहीं रोज फैक्ट्री में बन के आ रहा होगा चारा। ठीक है, तो जो चारागाह है, ओपन ग्रासलैंड्स, वो होना जरूरी है। और हमारे यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट ओपन जो है ग्रेजिंग होती है। तो ओवर ग्रेजिंग जिससे सॉइल का या लैंड का डिग्रेडेशन होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यूज, जो हम बात करते हैं कि अगर एक चारागाह है, ग्रासलैंड है, उस पर लगातार अगर एक चरवाहा या बहुत सारी कम्युनिटी जो कि ग्रेजिंग ग्राउंड्स कम्युनिटी जो है रिसोर्सेज होते हैं, तो लगातार उस सॉइल की जो होल्ड करने की कैपेसिटी है, वाटर और विंड जो उस पर एरोजन एक्टिविटीज करेंगे, वो तेजी से बढ़ता जाएगा। क्लियर? माइनिंग, भारत में बहुत तरह के मिनरल्स मिलते हैं, आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, माइका, टंगस्टन, वोल्स्टोनाइट, जैस्पर, जिप्सम, लाइमस्टोन, स्टैलकाइट, स्टैल्टिमाइट, बहुत सारे। तो वो जितने मिनरल्स हैं सब जो धरती है उसके सीने से ही हम निकाल रहे हैं। कहीं पर हमने ओपन कास्ट माइनिंग की है। ओपन कास्ट माइनिंग मतलब संगमरमर सीधे आपको बाहर से ही मिल जाता है। अगर आप पर्टिकुलरली इस जगह खड़े हो तो आप सीधे सीधे खोद के संगमरमर निकाल सकते हो। कोल, उसके लिए हम अंदर जाना पड़ता है, डीप शाफ्ट माइनिंग की जाती है, अंदर शाफ्ट डालकर माइनिंग की जाती है। पेट्रोलियम में शाफ्ट माइनिंग होती है, पेट्रोल निकाला जाता है अंदर से बाहर। ठीक है, तो बड़े बड़े पॉट होल्स हम धरती के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो भी एक कॉज है। ठीक है, तो माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंड आफ्टर एक्सकेवेशन। एक बार अगर एक्सकेवेशन कर लिया आपने किसी जगह से, बड़े बड़े अगर देखी हो कभी माइनिंग साइट्स, तो आप देखना जमीन से जो पत्थर निकालते हैं तो बहुत बड़े जो है डीप गॉर्ज, खाई जो है वो जॉर्ज बन जाते हैं बड़े बड़े, और उसके अंदर आप जाके बैठ सकते हो। ठीक है, चलो देन लीपिंग डीप स्कैर्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डिंग। तो ये तो बेसिकली वो डायग्राम है जो आपको कहता है कि जानवरों के द्वारा, जो ग्रेजिंग के द्वारा कितना लैंड डिग्रेडेशन इंडिया में 35%, 30% जंगलों की अत्यधिक कटाई, और 28% ओवर कल्टीवेशन, लगातार कल्टीवेशन बढ़ता जा रहा है, नेट सोन एरिया बढ़ता जा रहा है, प्रेशर ऑन लैंड बढ़ता जा रहा है। क्लियर? नाउ लैंड डिग्रेडेशन इंडिया, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ओवर ग्रेजिंग वो कारण है। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, इन स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन, अत्यधिक पानी देने से खेत की सतह पर पानी जमना शुरू होता है। क्योंकि जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो आप पढ़ते हो, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की वजह से, जैसे हम जब ग्लूकोज पीते हैं तो ग्लूकोज ग्लास में डाल के पानी में सॉल्युबल करके हम पी लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो आपके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वाला मेथड है, पौधों को और जो इनऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स दिए जा रहे हैं, उसके लिए पानी की मात्रा खेतों में छोड़ी जाती है ताकि वो सॉल्युबल होकर उसकी रूट्स में जाए। लगातार जब ये करते हैं तो लगातार वो फर्टिलाइजर्स जो है वो जमना शुरू होते हैं सॉइल के ऊपर, परत पर, और पानी का अंदर जाना, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, वो खत्म हो जाता है। तो लगातार जो है सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो अल्कलाइन और सलाइन दोनों के बेस में, एसिडिक और बेसिक बेस जो है वो डेवलप होने लग जाती है। तो लैंड डिग्रेडेशन का बड़ा कारण है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पानी का अत्यधिक प्रभाव, वाटर लॉगिंग इसको बोला जाता है। वाटर लॉगिंग मतलब पानी का जमीन में ना बैठ पाना। क्लियर? सैलिनिटी और अल्कैनिटी दोनों के लिए, यानी एसिड और बेस प्रॉपर्टी जो है सॉइल की ज्यादा होने लग जाती है। क्लियर? चलो अब लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन के लिए कुछ मेथड्स, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि लैंड कंजर्वेशन बहुत हम कई बार इसको एज अ मॉरल ड्यूटी में पढ़ते हैं। पेड़ों की अत्यधिक उगाना, एफॉरेस्टेशन, लेकिन लोग क्या करते हैं और सरकार भी क्या करती है कि एक ही तरह का पेड़ उगा देती है हर जगह। ठीक है, एफॉरेस्टेशन के नाम पे क्या होता है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो तो नेचुरल, जंगल तो नेचुरल है, वहाँ हजार तरीके की वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, हजार तरीके के फ्लोरा है, छोटा पेड़ है, बड़ा पेड़ है, घास है, ग्रासेस है, श्रब्स है, बुशेज है, सब चीज़। लेकिन जब उसको आप साफ कर देते हो और जब बोला जाता है कि नहीं भाई हरितमा पट्टी बनाओ, ग्रीन बेल्ट बनाओ, एफॉरेस्टेशन करो, तो एफॉरेस्टेशन के नाम पे एक ही तरीके का पेड़ उगा दिया जाता है, तो वो बायोडाइवर्सिटी होती नहीं है। तो बेसिकली तो एफॉरेस्टेशन फिर भी कंजर्वेशन का मैनर है। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स,
शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट। शेल्टर बेल्ट्स ये आप देख सकते हो, बड़े पेड़ों को एक लाइन में लगाना ताकि विंड और वाटर एरोजन दोनों को ही होल्ड कर सके। ट्रीज़ की रूट्स जो है वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है उसको होल्ड करती है, उसको फ्री फ्लो में बहने से रोकती है, ठीक है। कंट्रोल्ड ओवर ग्रेजिंग, बाड़ाबंदी करके जानवरों को चराना, ठीक है, एक जगह छोड़ के फिर दूसरी जगह जाना ताकि वापस वो रिप्लीश हो सके, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, रेतीली या रेगिस्तान में कटीली झाड़ियाँ उगाकर, ठीक है। बेसिकली तो नेचुरल भी होता है बहुत सारी जगह पे, लेकिन जो बिल्कुल ही ड्राई डेजर्ट है वहाँ की बात नहीं हो रही है। जहाँ पर कुछ फार्मिंग एक्टिविटी की जाए वहाँ थॉर्नी बुशेस लगा के उस रेत को उड़कर दूसरी जगह सेट होने से रोका जाए, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, क्लियर। तो अब इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड में क्या हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड के अंदर आप सिंपल सी बात समझो कि जो वेस्ट लैंड है उसको यूजफुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करें, वहाँ कंस्ट्रक्शन करें। जो अच्छी एग्रीकल्चर लैंड है उसको, या जो गुड लैंड है उसको ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व ना के जो किसी और लैंड पे चल सकता है, मतलब लैंड असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, क्लियर। अब चैप्टर का सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सॉइल। अब जैसे कि हमने लैंड की बात की तो सॉइल भी बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है। जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है वो सॉइल पे होती है। सॉइल के दो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे, एक तो सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल एरोजन। एरोजन पहले पढ़ेंगे फिर उसका कंजर्वेशन पढ़ेंगे। एरोजन ज़्यादा डेप्थ है, और फिर सॉइल के टाइप्स भी देखेंगे कि इंडिया में सॉइल के टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सॉइल, ये बेसिकली आप भारत में जहाँ भी घूमने जाते हो ना, जब कभी आप घूमने निकलते हो तो बहुत आम सा दृश्य है, अपने आसपास देखना, आपको सॉइल दिखेगी, ज़मीन दिखेगी, मिट्टी दिखेगी, मिट्टी का कलर दिखेगा। अगर आप तमिलनाडु आंध्र में घूमोगे तो आपको रेड सॉइल बहुत ज़्यादा तादाद में दिखेगी, लाल मिट्टी, बिल्कुल जैसे कि जंग लगा हुआ कलर होता है ना, जो जंग लगता है, जो आप रस्टिंग देखते हो उसका जो कलर होता है, ठीक है, ब्राउनिश रेड, वैसी सॉइल आपको साउथ में देखने को मिलेगी। आप महाराष्ट्र गुजरात जाओगे तो पूरी ब्लैक सॉइल, जो कि इग्नियस रॉक्स, डेक्कन का जो लावा है, जो बेल्ट है, पेरेंट रॉक है, जिस सरफेस पे वो सॉइल है, यानी अगर ये सॉइल, अगर ये ऊपर हम बात करें कि ऊपर अगर एग्रीकल्चर है टॉप सॉइल के ऊपर, तो सॉइल का जो पेरेंट रॉक है, इस पेरेंट रॉक की जो प्रॉपर्टी होगी, जिस भी तरीके का ये पेरेंट रॉक है, अगर इग्नियस रॉक्स है तो बेसाल्ट लावा से बना है, ब्लैक है, लगातार उस पर वाटर एरोजन, विंड एरोजन, हाई टेम्परेचर, फिर रेनफॉल, तो अपर लेयर जो है, उसकी जो अपर लेयर है वो डेवलप हुई है ब्लैक सॉइल की तरीके से। उसका रंग जो है, उसका जो कलर है वो उस इग्नियस रॉक से आया है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप एक ग्लास में किसी भी तरीके की मिट्टी लेके डाल दो और उसमें वाटर डाल दो और उसको घोल दो, तो आप पानी का जो कलर देखोगे वो उसी तरीके का आएगा ना, टेक्सचर जिस तरीके की सॉइल है। सिमिलरली जो पेरेंट रॉक जिस तरीके का होगा, उसी की कलर या उसी का जो उसकी जो कैप्चर, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसी को होल्ड करेगी वो सॉइल, क्लियर। जैसे डेजर्ट में आप ब्राउन सॉइल देखोगे, ब्राउन एंड येलोइश, येलो और ब्राउन सॉइल, तो येलो कलर जो है बेसिकली सैंड का जो मिक्सचर है सॉइल के साथ, रेत के जो कण है उसकी वजह से आपको वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो वो पैरामीटर जिस पे कोई भी सॉइल हजारों सालों से डेवलप होती है और आपको आज जो सामने दिखाई दे रही है वो है, ठीक है। अब रनिंग एजेंट्स क्या है? रनिंग एजेंट्स मतलब वो एजेंट जिसकी वजह से सॉइल का एरोजन होता है आज भी या हर समय। तो जो एजेंट्स हैं, हम एजेंट्स की बात करें तो वो एजेंट्स जिनकी वजह से सॉइल आज भी डेवलप होती है, लाइक सबसे पहला आप बात करोगे तो अगर इस रनिंग एजेंट में हम बात करें तो वाटर, विंड और टेम्परेचर, ठीक है। वाटर, विंड, टेम्परेचर और उस जगह का क्लाइमेट, ये वो फिक्स फैक्टर्स हैं जिससे किसी भी जगह का क्लाइमेट, जो सॉइल है वो आज भी डेवलपमेंट के फेज में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखोगे तो रिलीफ यानी किस तरीके का एरिया, अब आप जम्मू कश्मीर जाओगे या हिमाचल जाओगे, पहाड़ी एरिया पे जाओगे तो सॉइल वहाँ आपको डिफरेंट मिलेगी, वेजिटेशन डिफरेंट मिलेगा, क्लाइमेट वहाँ सर्दी का ज़्यादा होता है। अगर आप राजस्थान आओगे, जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ आओगे इंडिया में, राजस्थान आओगे तो हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, तो उसी का असर सॉइल के ऊपर पड़ेगा डेवलपमेंट पे। अगर आप साउथ में जाओगे तो ओशन की जो प्रॉपर्टी है, जो टेम्परेचर जो है वो माइल्ड रहता है, मॉडरेट रहता है, 30 से 35, तो उस अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक एंड क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, ये तो वो प्रोसेस जिनकी वजह से सॉइल आप देखते हो, ठीक है। टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर आर द मेन डिकम्पोजिटर ऑफ सॉइल, ठीक है। अब कैसे समझोगे इसको? फॉर एग्जाम्पल, लगातार रेनफॉल हो रही है, ठीक है, रेनफॉल से जो है वाटर एरोजन यहाँ हो रहा है, सॉइल जो है वो बह के जा रही है दूसरी जगह पर। जब वापस तेज गर्मी पड़ी, ठीक है, तेज गर्मी पड़ी, टेम्परेचर जब राइज हुआ तो वापस उसमें से मॉइस्चर ऊपर निकल रहा है, हाइड्रेट हो रही है सॉइल, कलर छोड़ रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक प्रोसेस होता है सॉइल के डेवलपमेंट का, ठीक है। इस शॉर्ट फॉर्म से आप इसको समझ सकते हो। अब भारत के अंदर कितनी तरीके की सॉइल है, बहुत आसानी से समझते हैं, ठीक है।
जो रीजन माउंटेनियस है, ठीक है, जो रीजन माउंटेनियस है, तो माउंटेनियस रीजन में आपको हिली सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, ठीक है, यहाँ पर जो आप कॉनिकल शेप ट्रीज देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉनिकल फॉरेस्ट, सीदार, पाइन, देवदार जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, सबसे पहले माउंटेनियस सॉइल। देन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल होती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के लिए आप एक और कंसेप्ट समझ सकते हो। एलुवियल सॉइल के लिए दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होना चाहिए। एक तो फ्लैट लैंड्स में ये पाई जाती है, सपाट, जहाँ एलिवेशन ऑफ द लैंड ज़्यादा नहीं हो। एक तो ये सिंपल सपाट एरिया, एक ये जहाँ पर माउंटेन्स हैं या प्लेट्यूज हैं, तो ये अलग अलग पैटर्न हो गया दोनों ही प्लेन्स का, ठीक है। दूसरा, जहाँ रिवर्स के द्वारा डोमिनेटेड किया जा रहा है कोई रीजन, यानी कि मान लो यहाँ पर गंगा भी बह रही है, ठीक है, यमुना बह रही है, और हिमालय से भी जो है घाघरा, गंडक, गोमती और कोसी नदियां आ रही है। तो जो रिवर्स प्लेन होगा, फ्लड प्लेन, सपाट एरिया, वहां एलुवियल सॉइल पाई जाएगी, जो ओल्ड एंड न्यू सॉइल है, बांगर और खदार, ठीक है। अब ये डेजर्ट सॉइल, एरिड सॉइल, और ये है हमारी ब्लैक सॉइल, जो गुजरात और महाराष्ट्र में बहुतायात में पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारी रेड एंड लेटेराइट सॉइल, ठीक है, और रेड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, और लेटेराइट सॉइल ये वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न पार्ट पे, यहाँ पर उड़ीसा और आंध्र की बॉर्डर पे अराकू वैली, और असम में जो टी बेल्ट्स हैं वो हमारे लेटेराइट सॉइल सीधे सीधे जुड़ी है टी और कॉफी के कल्टीवेशन से, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये दो मैप है, एक बार फिर से बताता हूँ। ये हो गई आपकी जो हिल एरियाज है, जो पूरा हिली रीजन है उसके अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका एलुवियल, एलुवियल मतलब जो सबसे उपजाऊ हमारी सॉइल होती है, ठीक है। ये हो गई हमारी एरिड सॉइल, यानी डेजर्ट से डोमिनेटेड, ठीक है। ये है हमारी ब्लैक सॉइल, ये है हमारी रेड एंड येलो, और ये जो आप देख रहे हो शेडेड रीजन, ये है लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट, लैटेराइट, ठीक है। आइए एक एक सॉइल को हम देखते हैं कि किस सॉइल की क्या प्रॉपर्टी, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में इस सेगमेंट से। इस मैप को अच्छे से याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम वॉकिंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू उड़ीसा, देन विच टाइप ऑफ सॉइल्स यू कैन सी इन योर जर्नी। यानी अगर आप महाराष्ट्र से चलना शुरू करते हो और आप उड़ीसा तक जा रहे हो या वेस्ट बंगाल तक जा रहे हो, तो कितने तरीके की सॉइल्स को आप बेसिकली क्रॉस करते हो, ऐसे क्वेश्चंस लॉजिकल आ सकते हैं। नाउ एलुवियल यानी सबसे जो उर्वरक जो सॉइल है उसकी बात करते हैं। एलुवियल सॉइल को हम बोलते हैं मोस्ट फर्टाइल सॉइल। पहला पॉइंट, फर्टाइल क्यों? क्योंकि ये रिवर्स के फ्लड प्लेन से डेवलप होती है। रिवर्स हर साल मानसून सीजन के बाद, स्पेशली जो हमारा ऊपर वाला रीजन है, यानी कि जो हमारी गंगा रिवर है, ठीक है, देन हमारी जो यमुना जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, देन गंगा की जो अपर ट्रिब्यूटरीज हैं, घाघरा, गंडक एंड कोसी, ठीक है, प्लस पंजाब और हरियाणा का जो बेल्ट है जहाँ पर सतलज, ब्यास और रावी रिवर्स जाती हैं। तो ये जो पूरा एक आपका एरिया है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये एलुवियल सॉइल से डोमिनेटेड है। एलुवियल सॉइल्स के दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक तो नई मिट्टी और एक पुरानी मिट्टी, बांगर और खदार। अब ये जो बांगर और खदार है, ये होता क्या है भाई, हर साल जब बारिश आती है तो पहाड़ों से मिट्टी, मड, स्लेट, कंकड़, पत्थर बह के धीरे धीरे नीचे आते हैं, और नीचे आने के फलस्वरूप वो जमते हैं प्लेन्स पे। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप एक हाई रीजन से उतर रहे हो नीचे, तो आपकी स्पीड यहाँ तेज़ होती है। तो जब स्पीड तेज़ है तो आप डिपोजिशन यहाँ कर पाओगे क्या? यहाँ डिपोजिट एक्टिविटीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से कोई रिवर बह रही है बहुत फास्ट, तो डिपोजिशन एक्टिविटी यहाँ होगी, यहाँ नहीं होगी डिपोजिशन एक्टिविटी। वो कहाँ होगी? जैसे जैसे एंगल इसका खत्म होता जाएगा, डिपोजिशन एक्टिविटी होगी नीचे। तो ये जो जोन होता है, जो पहाड़ी एरिया से उतरते ही नीचे थोड़ा फ्लैट एरिया आता है, इन्हें हम कहते हैं पिडमेंट जोन। पिडमेंट जोन मतलब जहाँ पहाड़ धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और फ्लैट एरिया आने लगता है, तो उसके बीच में पिडमेंट जोन, जहाँ बेसिकली ज़्यादा जमाव होता है बड़े छोटे कंकड़ पत्थरों का, और एक बेस एरिया डेवलप होता है, ठीक है। और इसके बाद सीधे प्लेन्स में जब रिवर्स बहती हैं, सपाट एरिया में, फ्लैट लैंड्स में। क्लियर? तो ये जो सॉइल्स हैं, ये आपको नॉर्दर्न प्लेन में तो मिलेंगे ही मिलेंगी, पॉइंट 1, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इंडस के द्वारा बनाया हुआ फ्लड प्लेन। राजस्थान और गुजरात में भी एक छोटे कॉरिडोर में। अब सोचोगे कि राजस्थान तो ड्राई एरिया है, वहाँ एलुवियल सॉइल कैसे है? तो देखो, ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, बनास नदी का, बनास रिवर जो बहती है, बनास और लूनी नदी, बनास और लूनी, इन रिवर्स के जो एरियाज हैं, इनका जो कैंचमेंट एरिया है, वहाँ ये सपाट फ्लैट एरिया में जहाँ बहती है, वहाँ ये मिट्टी मिलती है, क्योंकि रिवर्स ही उस सॉइल को डेवलप करती है। क्लियर? तो उसमें एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो ग्रीन शेडेड एरिया दिया हुआ है, ये आपको गुजरात के कच्छी एरिया तक दिया हुआ है, कच्छ तक दिखाया गया है, गल्फ ऑफ कच्छ तक दिखाया गया है। क्लियर?
तो ये बात थी इसकी। उसके अलावा कृष्णा गोदावरी का डेल्टा इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया था कि रिवर्स का जो फॉर्मेशन है वहां पर भी ये पाई जाएंगी। तो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा एरिया है वहां पर भी ये सॉइल पाई जाएगी। अगर देखोगे पीछे मैप में तो यहाँ ये देखो, ये जो आप देख रहे हो जहां जहां डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है वहां वहां सॉइल मिलती है। इस मैप को ध्यान से देख लोगे तो सारी सॉइल आप समझ जाओगे, ठीक है। जो ये एलुवियल सॉइल है ये अपने साथ सैंड स्लिट क्ले, क्योंकि ऊपर से बहती है। लाइव एग्जांपल समझो, अगर हरिद्वार गए हो, ऋषिकेश गए हो या केदारनाथ बद्रीनाथ घूमने गए हो तो ऊपर बिल्कुल वेजिटेशन कम होता है, रिवर्स बहुत तेजी से बहती हैं स्ट्रीम की फ्लो में, जैसे झरना बहता है तो स्ट्रीम की फ्लो में बहती हैं, तो वहां वो डिपोजिशन नहीं करती है। आपने देखा होगा पहाड़ी एरिया में पत्थर गोल पाए जाते हैं, आपको तिकोने पत्थर जैसे भारत में फ्लैट स्टेट्स में मिलते हैं वैसे नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत पत्थर है वो रिवर्स के साथ गुड़कते हुए आते हैं, तो रोलिंग होते होते उनकी शेप गोल हो जाती है। पत्थर जो है गोल दिखेंगे, बड़े पत्थर भी आपको एजेस के साथ नहीं दिखेंगे, सपाट दिखेंगे, बिल्कुल एज नहीं होगा, तिकोने पत्थर नहीं होंगे। तो जब वहां डिपोजिशन एक्टिविटी नहीं होती है तो जो छोटे पेबल्स कंकड़ पत्थर है वो पिडमेंट जोन में आके स्टोर होते हैं, जहां पर जैसे ऋषिकेश से हरिद्वार और हरिद्वार से गंगा फिर प्लेन में बहने लग जाती है, ठीक है। तो ये जो स्लोप है इसी की वजह से पिडमेंट जोन में आपको अलग अलग तरीके की मिट्टी देखी जाती है, जिसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, द्वार, चोस और तराई रीजन, ठीक है। अब देखो दो तरीके की होती है, ओल्ड एलुवियल बांगर सॉइल, यानी कि मान लो ओल्ड एलुवियल मतलब ये अगर सपाट एरिया है और इस पे मिट्टी जमी हुई है, जब दोबारा बारिश आई तो एक और नई लेयर ऑफ सॉइल इस पे चढ़ जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, खदार। किसान क्या करेगा, इसी नई मिट्टी को खोद देगा, टील कर देगा और एक नई और फ्रेश पुरानी मिट्टी के मिक्सर से उसको एक अच्छी उर्वरक मिट्टी का जो है उपयोगिता मिलेगी, जिससे उसकी हाई प्रोडक्शन की चांस होगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा खेती होती है, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन किया जाता है। क्लियर? तो एलुवियल सॉइल बहुत ही महत्वपूर्ण सॉइल भारत के लिए। अब वो सॉइल जिसको बोलते हैं रेगुर सॉइल। अब ये रेगुर कोई बेसिकली देशी वर्ड नहीं है, रेगुर मीन्स रिप्लिकेट, जो कि डेवलप हुई है, रीजनरेट हुई है, रेगर उसको बोला जाता है ड्यू टू दी ब्लैक और बेसाल्टिक सॉल्ट, इट्स अ लैटिन वर्ड रेगर। तो बेसिकली जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल के ऊपर हम जाएंगे रेड एंड येलो सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जिसको हम रेगर सॉइल बोलते हैं या जिसको हम रेगर सॉइल के बारे में बात करते हैं वो क्या है, ठीक है। तो जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र में ये ज़्यादातर पाई जाती है, और गुजरात और महाराष्ट्र का इसमें एक्सटेंशन जो है क्यों है ब्लैक सॉइल का, क्योंकि इग्नियस रॉक्स से ये बनी है। इग्नियस रॉक्स क्या है, जो कि बेसाल्ट लावा, जो भारत जो है जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये जो गोंडवाना लैंड आप पढ़ते हो, ये गोंडवाना लैंड जो कि अलग हुआ था पेंजियन एक्टिविटी, जो हम बोलते हैं कि गोंडवाना और लोरेशिया दो बड़े कॉन्टिनेंट्स बने थे। तो जो नीचे का जो फॉर्मेशन है ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। हज़ारों सालों पहले, करोड़ों सालों पहले जो वॉल्केनिक इरप्शन हुए उससे जो यहाँ पर जो सॉइल आप देख रहे हो, जो लावा यहाँ पर बाहर निकला और ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो गया, और ये जो लावा था इसी लावा पे हज़ारों सालों का जो वेदरिंग इफेक्ट हुआ है, वेदरिंग मतलब केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग एंड जो उसकी आप बेसिकली फिजिकल वेदरिंग देखते हो। फिजिकल वेदरिंग क्या है, लगातार तेज बारिश हुई, सॉइल के ऊपर आपने देखा छोटे छोटे छेद, पॉट होल्स हुए, धीरे धीरे वो पॉट होल्स एक होते हैं और गली एरोजन होता है, पानी बहने लगता है उनके अंदर। वही एक्टिविटी आप यहाँ समझ सकते हो ब्लैक सॉइल के डेवलपमेंट की। तो ब्लैक सॉइल पूरी अच्छे से डोमिनेंटली अवेलेबल है महाराष्ट्र में, कुछ पार्ट आप देखोगे आंध्रा का है, देन आप देखोगे मध्य प्रदेश का भी पार्ट है, वेस्टर्न राजस्थान के भी ईस्टर्न पार्ट में फैली हुई है, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ कोटा हाड़ौती रीजन, ब्लैक सॉइल यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लैक सॉइल का भी एक डेवलप एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल क्या होती है, तो रेड एंड येलो सॉइल, ये देखो, ये जो एरिया हमने बात की है ये है रेड एंड येलो सॉइल, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, रेड एंड येलो। बेसिकली ये पूरे उड़ीसा, ये देन आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु में आप इसको देखोगे ब्रॉडली, तो ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल जो है ये डेवलप होती है इग्नियस रॉक्स इन लो रेनफॉल एरिया, जहां पर रेनफॉल कम है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है, जहां बारिश कम होती है। ऐसे तो ब्लैक सॉइल के लिए भी बारिश कम ही होती है, ठीक है। इन द एरिया ऑफ ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स, ये याद रखने के लिए है इंपॉर्टेंट, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स। मैप देखो, ईस्टर्न पार्ट्स उड़ीसा पूरा है, छत्तीसगढ़ पूरा है, देन आंध्रा पूरा है, और देन नीचे तमिलनाडु पूरा है। देन येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है मैंने एज इट इज, ताकि इसको आपको लिखना पड़ता है, उसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद द पिडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। पिडमेंट जोन आप पता होना चाहिए क्या होता है। पिडमेंट जोन, जब पहाड़ी एरिया से हम नीचे उतरते हैं तो जो एरिया होता है फ्लैट एरिया के पहला, इसे हम कहते हैं पिडमेंट जोन, जहाँ फ्लैट लैंड्स धीरे धीरे जहाँ पहाड़ी रीजन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, लो एलिवेशन होता है और बिल्कुल सपाट एरिया जहाँ आता है, ठीक है। तो पिडमेंट जोन उनको बोला जाता है।
देन रेडिश कलर इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। रेडिश कलर जो है वो है डिफ्यूजन ऑफ आयरन, आयरन के कंटेंट की वजह से इसका लाल कलर है, रस्टिंग जैसा मैंने बताया था। एंड जब तेज बारिश के बाद तेज गर्मी पड़ती है तो यही कलर हाइड्रेटेड होके उड़ के हवा के साथ, नमी के साथ, मॉइस्चर के साथ ये हल्का हल्का पीला हो जाता है ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बात थी रेड एंड येलो सॉइल की। इसके अलावा रेड एंड येलो सॉइल का कुछ एक्सटेंशन आपको कहाँ मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी मिलेगा। क्लियर। तो ये बिल्कुल लाल रंग, रस्टिंग जैसा, जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल लाल कलर जो रस्ट होता है ना, वैसा आपको देखने को मिलेगा। लेटराइट सॉइल, अब बात करते हैं लेटराइट सॉइल जो है, लेटराइट सॉइल की अब इसमें हम बात करते हैं कि लेटराइट सॉइल क्या होती है। सबसे पहला तो यही याद रखना है कि टी एंड कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। लेटराइट सॉइल को कहाँ पाई जाती है, ये देखो, सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स के पोर्शंस में, जहाँ मन्नार वैली जो आप देखते हो केरला में, या मैंगलोर में, या बैंगलोर में आप कॉफ़ी कल्टीवेशन देखते हो, टी कल्टीवेशन देखते हो केरला के अंदर। देन आपको मिलेगा अराकू, विशाखापट्टनम, यहाँ पर आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बॉर्डर पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा जो बेल्ट है वो आपको मिलेगा असम में, जहाँ पर कॉफ़ी होती है, जो दार्जिलिंग वाला एरिया देखते हो। तो बेसिकली इस सॉइल को याद रखने की टेक्निक ये है कि इसको आप क्रॉप से याद रखें कि लेटराइट सॉइल इज यूज्ड फॉर टी एंड कॉफ़ी कल्टीवेशन। ठीक है, तो लेटराइट मींस लेटर डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होता है, बेसिकली हम जब 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं तो 30 डिग्री लैटिट्यूड्स तक जो होता है नॉर्थ एंड साउथ, इसको हम ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में इंक्लूड करते हैं। सब ट्रॉपिकल एरिया 0 से 30 डिग्री के बीच का कहलाता है। ठीक है, अब जो लेटराइट सॉइल है, ये लेटराइट सॉइल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लीचिंग। मतलब लीचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डेवलपमेंट ड्यू टू द हैवी रेन। लगातार भारी बारिश से लीचिंग, कलर टेक्सचर में चेंजेस होना। ठीक है, डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट होती है वेस्टर्न घाट्स रीजन में, महाराष्ट्र, उड़ीसा में, और वेस्ट बंगाल में, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जहां रेनफॉल कम है, ह्यूमस कंटेंट लो होगा, डिकम्पोजिशन रेट कम होगी। रिच इन हिली एरियाज जहां पर भी कॉफ़ी कल्टीवेशन किया जा रहा है। अगर आपने एक सॉन्ग देखा हो, वैसे तो बहुत सारे सॉन्ग्स में ये फोटोग्राफी आती है, बट कश्मीर में कन्याकुमारी जो चेन्नई एक्सप्रेस का सॉन्ग था, उसमें आपने देखा होगा मन्नार, केरला के अंदर जो टी प्लांटेशन बेल्ट्स हैं, वहाँ वो लेटराइट सॉइल का एग्जाम्पल है। टी एंड कॉफ़ी के लिए सबसे अप्रोप्रिएट है विद दी इंसर्टिंग ऑफ गुड ह्यूमस कंटेंट। ऑर्गेनिक कंटेंट डालने से हाई डेवलपमेंट जो है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इस सॉइल की। एंड रेड लेटराइट सॉइल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काजू की खेती के लिए भी जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में दोनों बार कि कैशू नट की खेती के लिए कौन सी सॉइल अप्रोप्रिएट है और किस रीजन में पाई जाती है। प्लस कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में टी कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो लेटेराइट उसका सही आंसर है। क्लियर। तो यहां तक की तो बात होगी। अब एक चीज और देख लेते हैं इसमें, एरिड सॉइल। एरिड मतलब सूखी, शुष्क या ऐसी मिट्टी जो कि तेज टेम्परेचर से बनी है, और बैरन है, बंजर है, या बेसिकली एरिड यानी सूखी मिट्टी जो डेजर्ट में या ड्राई रीजन्स में पाई जाती है। एरिड सॉइल का कलर होता है रेड एंड ब्राउन, जैसा मैंने बताया था, हल्का ब्राउन कलर होता है। ब्राउन, जब भी आप किसी सॉइल को देखोगे ना, तो उसको देखने से ही आपको पता चलेगा इस सॉइल का कलर अलग है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि डिफरेंट सॉइल है। ठीक है, तो रेड एंड ब्राउन, बेसिकली ब्राउन होती है, ब्राउन टू येलो होती है। ठीक है, सैंडी इन टेक्सचर, जब इस मिट्टी को हाथ में लेके आप मसलोगे तो आपके हाथ में रेत के कण आएंगे चमकीले, तो वो सैंड जो सिलिका जिसको हम बोलते हैं, रेती के कण आपको देखने को मिलेंगे। एंड सलाइन इन नेचर, ज़्यादातर ये सलाइन होती है, नमक की अवेलेबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है। यूज फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन, जैसे राजस्थान में बहुत सारी सॉल्ट लेक्स हैं। सबसे बड़ी सॉल्ट लेक जो है वो है सांभर, जो राजस्थान की नहीं, एशिया की जो है बेसिकली लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग लेक है। अजमेर, जयपुर और नागौर डिस्ट्रिक्ट के बीच में सांभर लेक। ठीक है, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट ड्राई है, शुष्क है, सूखा है, इसीलिए एरिड वर्ड यूज किया है। हाई टेम्परेचर रहता है 8 से 9 महीने राजस्थान में। एवेपोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर, क्योंकि जब पानी ही नहीं है तो जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बहुत कम होगी, उसमें बनेंगे ही नहीं तो मरेंगे कैसे, मरेंगे नहीं तो सॉइल में कैसे इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो राजस्थान का एरिया बेसिकली इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ, जो ये रीजन है अरावलीज के, जो आप देखोगे वेस्ट में, ये आपको एरिड मिलेगा, और जो आपका गुजरात का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। प्रॉपर इरिगेशन, दीज सॉइल्स बिकम कल्टीवेशन। हाँ, लेकिन इन सॉइल्स को कैनल्स या वाटर की अवेलेबिलिटी अगर मिले तो यहाँ पर उत्पादन किया जा सकता है, जैसे श्रीगंगानगर, ठीक है, हनुमानगढ़, राजस्थान के वो जगह हैं जहाँ पर वीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है ड्यू टू कैनल्स
जो पंजाब से जो कैनल्स आई हैं, लाइक इंदिरा गांधी कैनल जो आई है पूरी, उसकी वजह से यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा है। क्लियर। देन कंकर बिकम द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, और इस मिट्टी के जो पेरेंट है उसमें कंकर या पत्थरों की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, ड्राई होती है। ठीक है, अब बात करेंगे सॉइल एरोजन का। तो जैसे कि हमने बात करी अलग अलग सॉइल्स की, माउंटेनियस या ब्लैक सॉइल, इसको मैंने बहुत, ब्लैक सॉइल इसको अप्रोप्रिएट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ये भी हमको याद होना चाहिए। ठीक है, सॉइल एरोजन एंड कंजर्वेशन। अब सॉइल एरोजन एंड कंजर्वेशन का क्या एक उपयोगिता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर सॉइल बेसिक एंटिटी है, सॉइल ही वो बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर बेसिकली डेवलपमेंट हो रहा है, तो अगर सॉइल ही रिड्यूस होती जाएगी, फर्टिलिटी रिड्यूस होती जाएगी, तो आप कैसे उस पर डेवलपमेंट एक्टिविटी करोगे। तो सॉइल एरोजन की तो हमने बात अब सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स अक्सर आप सुनते हो, गली एरोजन, शीट एरोजन, ठीक है, और रिल एरोजन। अब देखो ये एक ही पैटर्न से बनने वाले तीनों टाइप हैं। ठीक है, मैंने बोला बचपन में जब बच्चा नाव चलाता है ना, बारिश में जब बच्चा नाव चलाता है तो देखता है कि जहाँ मिट्टी वाली जगह होती है उस मिट्टी में पानी गिरने से लगातार छोटे छोटे पॉट्स क्रिएट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉट्स क्रिएट होते हैं। यही पॉट्स बाद में क्या हो जाते हैं, जब वाटर का फ्लो बढ़ता है तो एक लाइन में बहने लगते हैं, तो ये क्या हो गया, गली एरोजन। गली मतलब छोटी, ये रिल्स देखो यहाँ पर, ये रिल्स बन रहे हैं। ठीक है, जब ये रिल्स लगातार आसपास के रिल्स से मिलने लगते हैं, यानी एरोजन बढ़ने लगता है, तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, शीट, ये एक पूरी शीट का फॉर्म ले लेता है। नीचे वाला डायग्राम देखो, इस खेत में जो पानी बह रहा है वो बेसिकली एक शीट के फॉर्म में एक लंबे एरिया में बह रहा है, जो लगातार एरोजन की वजह से बहने लगा। पूरा का पूरा एक एरिया उसने कैप्चर कर लिया है। और रिल, रिल मतलब कि जब ये पूरा एरिया भर भरा के यहाँ से गिर जाए, मिट्टी पूरी बहने लग जाए, ये एरिया टूट के निकल जाए, वो रिल एरोजन होता है। पूरा का पूरा शीट ही उससे निकल के बाहर बह गया। ये आपको मिलेगा जहाँ पर रेड और येलो सॉइल है, या जहाँ पर एरिड सॉइल है, वहाँ आपको ये बहुत देखने को मिलेगी येलो सॉइल के अंदर। वो बेसिकली ऐसे ही गिरती है क्योंकि उनका बेस जो है, पेरेंट रॉक जो है वो बेसिकली टाइट नहीं होता है, वेजिटेशन कम होता है, तो वहाँ पर ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गली एरोजन मैंने बताया, ड्यू टू रनिंग ऑफ वाटर डेवलप्स डीप क्रैक्स। बैडलैंड, अब ये एक प्रॉपर्टी है, वनस्पतिक एक एवोल्यूशन है। चंबल नदी के आसपास जो बीहड़ है, जो रेत के टीले हैं जिन पे वेजिटेशन उगता है, बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया गया है। रिसेंटली सोन चिरैया में दिखाया था, डकैत एक मूवी उसमें दिखाया था। बीहड़ जो होते हैं, बीहड़ बेसिकली ऐसे बैडलैंड है, नदी के आसपास डेवलप एक ऐसी वनस्पति के बायोलॉजिकल एक डेवलपमेंट है जिसमें आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते क्योंकि मिट्टी में सैंड की मात्रा बहुत है, उस पर कटीली झाड़ियाँ उगती है। फोटोग्राफ से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चंबल रवाइंस या बैडलैंड्स या बीहड़ जिनको बोलते हैं, बीहड़ ये वर्ड सुना होगा ना, इस तरीके से। तो ये मिट्टी के रेत के बड़े बड़े टीले हैं जिन पे वेजिटेशन डेवलप है। डकैतों के लिए काफ़ी फेमस है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, धौलपुर, वो जो एरिया है, झांसी उत्तर प्रदेश, ग्वालियर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का और राजस्थान का जो एक एरिया है, वो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, वहाँ ये बीहड़ देखने को मिलते हैं। इस तरीके से रेत के टीले और उन पर कटीली झाड़ियाँ होती है। दीज आर नोन एज बैडलैंड। चंबल रिवर का ये प्रॉपर्टी है, बैडलैंड्स। हज़ारों सालों पहले जब इस एरिया में बहती होगी, लगातार रिवर कोर्स चेंज करती है अपना, और धीरे धीरे जो चेंज करती हुई गई तो ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर छोड़ती गई होगी। बहुत खूबसूरत है ज्योग्राफी, तो जितना हम सोचना चाहें उतना इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉइल को कंजर्वेशन करने के कुछ पैटर्न, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि सॉइल कंजर्वेशन के क्या पैटर्न हो सकते हैं, कौन सी फार्मिंग करें, टेरेस फार्मिंग करें, काउंटर फार्मिंग करें, क्या करें। तो देखो, सबसे पहले तो बच्चा यही कंफ्यूज होता है, टेरेस फार्मिंग तो पहाड़ों पे की जाती है, सिंपल, फ्री हो गया बोल के। ठीक है, तो हम समझ गए कि टेरेस फार्मिंग पहाड़ों पे की जाती है, लेकिन पहाड़ों पे भी तो कोई स्लोप होगा, कोई एंगल होगा, कोई फ्लैट। ये टेरेस फार्मिंग की जाए, ज़मीन को सपाट बनाकर उस पर फार्मिंग करने के लिए उसको सीढ़ी नुमा बना दिया, ताकि जो रनिंग वाटर है, जो वाटर इस पर बहेगा, उसका फ्लो कम हो जाए और वो धीरे बहे, और जो मिट्टी भी बहा के ले जा रहा है वो कम बहे। तो टेरेस फार्मिंग, ठीक है, गुड, ये हम देख रहे हैं कि हाँ, वाटर के फ्लो को कंट्रोल किया है। ठीक है, वो पहाड़ों पे की जाती है, खासकर भारत के हिमालयन स्टेट्स में, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में टेरेस फार्मिंग की जाती है। लेकिन जब मान लो ये तो की जाती है विद द फ्लो ऑफ लैंड, जैसा फ्लो है जमीन का वैसे ही कर दिया और टेरेस बनाई कर दिया। काउंटर फार्मिंग, जो काउंटर फार्मिंग आप पढ़ते हो, काउंटर फार्मिंग होती है ये नीचे फ्लो के अगेंस्ट में। मान लो कि अगर फ्लो, लैंड का फ्लो इस तरीके से है, ठीक है, पानी भी इधर ही बह रहा है, हवा भी ऐसे चल रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में खेती करनी है। यहाँ देखो, एक एग्रीकल्चर उसने एक टिलेज ऐसे किया है, ठीक है, फिर एक टिलेज ऐसे किया है, ठीक है, बीच में उसने शेल्टर बेल्ट लगाया है ताकि पानी, विंड और वाटर दोनों के एरोजन को कंट्रोल किया जा सके। यानी कि एसिमेट्रिक फार्मिंग की जाती है काउंटर प्लफिंग के अंदर, जो आप काउंटर प्लफिंग पढ़ते हो। ठीक है, वो तो हो गया काउंटर प्लफिंग। तो टेरेस फार्मिंग एंड काउंटर प्लफिंग में डिफरेंस ये है, अपोजिट ऑफ द स्लोप काउंटर फार्मिंग की जाती है और स्लोप के साथ
टेरेस बना दिया जाए तो टेरेस फार्मिंग होती है। ऐसा नहीं कि कंट्रोल फ्लफिंग में टेरेस फार्मिंग नहीं करते होंगे, बट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो किया जाता है। क्लियर? नाउ शेल्टर बेल्ट्स तो आपको पता ही है, खेतों के बीच में बड़े बड़े पेड़ उगा देना, ठीक है, तो वो शेल्टर बेल्ट्स कहलाता है, ताकि विंड और वाटर एरोजन कम हो। स्ट्रिप क्रॉपिंग, खेतों के बीच में घास, बड़ी बड़ी झाड़ियां या घास उगाना, ताकि जो फसल है और उसका जो पानी जो सिंचाई कर रहे हैं या पानी दे रहे हैं, या अगर तेज़ हवाएं भी चल रही हैं ड्यू टू द लो प्रेशर बनने की वजह से तेज़ हवाएं चल रही हैं आंधी वाली, तो भी इन फसलों को विंड एरोजन वाटर एरोजन को कंट्रोल किया जा सके। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग में छोटी झाड़ियाँ, स्ट्रिप, देन शेल्टर बेल्ट्स, काउंटर फार्मिंग एंड टेरेस फार्मिंग कुछ पैटर्न है किसके, हमारे रिसोर्स को, सॉइल को कंजर्व करने के। ये था हमारा चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसके हमने 2 लेक्चर्स देखे। इसको रिवाइज करें, रिकॉल करें, जो भी कॉन्सेप्ट है उनको समझने की कोशिश करें। डू लाइक, सब्सक्राइब मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच।